2019 में एक वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आ गया और ऐसा चीन के वुहान शहर के एक बाजार में हुआ। कोविड-19 नाम के इस वायरस ने दुनिया भर में तेजी से संक्रमण फैलाया। जनवरी 2021 तक दुनिया भर में 20 लाख से अधिक लोगों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवाई। धीरे धीरे इस बीमारी से बचाव, उपचार और प्रबंधन की जानकारी बढ़ने लगी, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए एक वैक्सीन को विकसित करना बेहद जरूरी था। दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू किया। भारत के वैज्ञानिक समुदाय ने भी एक स्वदेशी वैक्सीन बनाने पर काम शुरू किया। भारत ने सीमित समय सीमा में एक वैक्सीन का विकास और प्रबंधन कैसे किया? यह वैक्सीन कितनी प्रभावी है और क्या यह देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कारगर साबित होगी? कोविड-19 कोरोना वायरस ने हमारी दुनिया को अपने बस में कर लिया। महामारी के कुछ ही महीनों में हमें यह एहसास हो गया कि हमारी जिंदगी बिना सामाजिक दूरी, क्वारंटीन होने, स्कूल बंद करने और बीमारी की रोकथाम के अन्य उपायों के बिना नहीं चलने वाली। ये सामान्य तभी होगी जब तक कि दुनिया के ज्यादातर हिस्से में टीकाकरण नहीं हो जाता। और इसलिए सबके मन में एक ही सवाल है कि इसके लिए एक वैक्सीन कितनी जल्दी बन सकती है। सामान्य परिस्थितियों में वैक्सीन बनाने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं। इसकी वजह है वैक्सीन के विकास से जुड़ी जटिलता। इससे पहले सबसे तेज गलसुआ की वैक्सीन 1960 के दशक में 4 साल में बनी थी। अब की बार इसके 2021 की गर्मियों तक विकसित होने की उम्मीद है। लेकिन यह सामान्य समय नहीं है, इसलिए कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए एक वैक्सीन दुनिया भर के अनुसंधान का केंद्र बन गई। इसमें एक फायदा यह था कि वैज्ञानिक लगभग 50 वर्षों से कोरोना वायरस का अध्ययन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके पास इस प्रकार के वायरस की संरचना, जीनोम और जीवन चक्र का डेटा उपलब्ध था। कुछ टीमें पहले से ही सार्स और मेर्स की वैक्सीन पर काम कर रही थीं। दोनों ही बीमारियां दूसरे कोरोना वायरस के कारण होती हैं। इनमें से कुछ पहले से ही क्लिनिकल ट्रायल के फेज में थे। इसके अलावा जनवरी 2020 तक चीनी वैज्ञानिकों ने नोवल कोरोना वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम को खोजा और प्रकाशित किया। इससे दुनिया भर के शोधकर्ताओं को मदद मिली। कुल मिलाकर इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए 100 से अधिक शोध समूह काम कर रहे थे। अकेले भारत में 6 प्रमुख कंपनियों के साथ साथ विभिन्न भारतीय शोध संस्थानों ने भी इस पर काम शुरू किया। भारत हमेशा वैक्सीन निर्माण में एक वैश्विक अगुवा रहा है। देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक नए फोकस के साथ स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने पर अधिक जोर दिया गया। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और NIV यानी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के साथ जल्दी वैक्सीन तैयार करने के लिए साझेदारी की। भारत बायोटेक एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसने अतीत में चिकित्सा विज्ञान में कई सफलताएं हासिल की हैं। इसने दुनिया की पहली टाइफाइड संयुग्मी वैक्सीन, दुनिया की पहली जीका वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी के लिए पुनः संयोजक वैक्सीन और साथ ही दुनिया के कुछ सबसे किफायती टीके बनाए हैं। हमारी पहली महत्वपूर्ण वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए थी, जिसे सबसे पहले हमने बनाया और मुझे लगता है कि देश से अब हेपेटाइटिस बी का उन्मूलन हो रहा है। दूसरा, हम पोलियो वैक्सीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं और राष्ट्रीय टीकाकरण में लगभग 65% आपूर्ति हमारे द्वारा की जाती है। देश के पोलियो कार्यक्रम में हमने भाग लेकर पोलियो को मिटाया है। तीसरा कार्यक्रम रोटावायरस वैक्सीन है। अब हम भारत में कई बच्चों को डायरिया से होने वाली मौत से बचा सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण टाइफाइड की कंपोजिट वैक्सीन है। हम चिकनगुनिया और जीका की वैक्सीन विकसित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। इसलिए हमारे काम से एक भारतीय कंपनी के रूप में हमारी नवाचार क्षमताओं का पता चलता है।
तो यहाँ किस प्रकार की वैक्सीन विकसित की जाएगी? क्योंकि अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग वैक्सीन की जरूरत होती है। इनमें बस इतना ही अंतर होता है कि दवा के लिए पूरे वायरस का इस्तेमाल हो रहा है या बैक्टीरियम का, या फिर जीवाणु के केवल उतने ही हिस्से का जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, या फिर केवल उस आनुवंशिक सामग्री का जो कि वायरस द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन या विष उत्पन्न करने से होती है। पहला, निष्क्रिय या मरे हुए वायरस से। इस प्रकार की वैक्सीन में ऐसा वायरस होता है जो रसायन, गर्मी या विकिरण की वजह से निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वायरस में प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के टीके वर्तमान में फ्लू, पोलियो और रेबीज के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। और फिर लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है। इस प्रकार की वैक्सीन में जीवित विषाणुओं का उपयोग कमजोर रूप में किया जाता है। जब ये वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन में मौजूद वायरस एंटीजन की मात्रा को दोहराने और बढ़ाने लगता है। एंटीजन शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है और संक्रमित हुए बिना एंटीबॉडी विकसित करता है। इस समय लाइव वैक्सीन का उपयोग चेचक, चिकनपॉक्स और खसरे के लिए किया जा रहा है। तीसरा, सब यूनिट या संयुग्मी। दोनों सब यूनिट और संयुग्म वैक्सीन में केवल बचाव करने वाले रोगजनकों के टुकड़े होते हैं। सब यूनिट वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया को उद्दीप्त करने के लिए रोगजनकों के एक भाग को लक्षित करने में उपयोग होती है। सब यूनिट्स प्रोटीन या शर्करा हो सकते हैं। इस वैक्सीन का उपयोग हेपेटाइटिस बी और काली खांसी के लिए किया जाता है। और इसके बाद टॉक्साइड वैक्सीन आती है। इस वैक्सीन में एक विष या हानिकारक उत्पाद का उपयोग होता है जो बीमारी वाले जीवाणुओं से बनता है। वे जीवाणु के बजाय इसके उन हिस्सों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करते हैं जिनसे बीमारी होती है। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षी प्रक्रिया समूचे जीवाणु के बजाय विष को लक्षित करती है। इसका उपयोग डिप्थीरिया या टेटनस के मामले में किया जाता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है। कंपनी के पास इस तरह की वैक्सीन को विकसित करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। निष्क्रिय वैक्सीन के उपयोग के कई बड़े फायदे हैं। ये बेहद सुरक्षित होती हैं क्योंकि इनमें कोई भी जीवित घटक नहीं होता। उन्हें विशेष आबादी जैसे कि शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों को दिया जा सकता है। इनसे लंबे समय तक भंडारण की स्थिरता सुनिश्चित होती है और लाइसेंस के लिए कम नियामक बाधाएं आती हैं, जिससे उनका उत्पादन तकनीकी रूप से जल्दी संभव है। ये वर्तमान स्वास्थ्य सेवा के वातावरण की जरूरतों पर खरे उतरते हैं, जहां रोगी की समग्र देखभाल में सुधार लाकर लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ कोरोना वायरस वैक्सीन को वायरस स्ट्रेन के उपयोग से विकसित करने का काम शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे से अलग किया गया था। मई 2020 में इसे भारत बायोटेक को भेजा गया था। भारत में शुरुआती 3 मरीजों के गले के स्वैब का उपयोग करके वायरस के स्ट्रेन को अलग किया गया था। कोविड-19 से संक्रमित ये तीनों छात्र चीन के वुहान से केरल लौटे थे। कोविड की वैक्सीन की तैयारी 2020 के मई में शुरू हुई थी और हमें वायरस के स्ट्रेन और अन्य लक्षणों की जानकारी पाने में थोड़ी देर लगी थी, लेकिन मई में हमने कार्यक्रम शुरू किया और जुट गए। लेकिन देश में लॉकडाउन के कारण अभिकर्मक मिलने में देरी हो रही थी। आइए इस वैक्सीन को विकसित करने में उपयोगी कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं को जानें। पहला कदम बफर की तैयारी है। कुछ वैक्सीन की निर्माण प्रक्रिया में बफर का उपयोग किया जाता है। ये बफर मूल रूप से स्टेबलाइजर यौगिक होते हैं, जिनका उपयोग टीके के भंडारण के दौरान इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए अभिकर्मकों को एक निर्धारित तापमान पर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में भरकर मिश्रित किया जाता है। फिर ये विभिन्न पाइपों के माध्यम से एक फिल्टर के द्वारा अभिकर्मकों का शुद्ध मिश्रण बनाने के लिए गुजरते हैं। मीडिया प्रिपरेशन रूप में पोषक तत्वों, सीरम सांद्रता और अन्य वृद्धि कारकों को वायरस के उचित विकास के लिए एक सेल कल्चर में अनुकूलित तरीके से डाला और मिश्रित किया जाता है। ये उस माध्यम के रूप में कार्य करता है जिस पर वायरस फलता फूलता है। फिर इस मीडिया को सेल और वायरस कल्चर के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ इन हाउस सेल बैंक से ली गई कोशिकाओं को एक कृत्रिम मीडिया प्रिपरेशन में बढ़ने दिया जाता है। फिर संवर्धित कोशिकाएं वायरस से संक्रमित होती हैं। निरंतर कोशिका संवर्धन के लिए किसी अफ्रीकी ग्रीन बंदर की विशेष कोशिकाएं उपयोग की जाती हैं, जिन्हें वेरोसेल कहा जाता है। अगला कदम वैक्सीन बनाने के लिए तैयार वायरस का उपयोग करना है।
भारत बायोटेक का विचार एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन बनाने का था। इस प्रकार के वायरस में आरएनए को निष्क्रिय करना महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा आरएनए सेल में जा सकता है और यहां इसमें कई गुना तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। आरएनए को निष्क्रिय करने के लिए बीटा प्रोपियोलैक्टोन का उपयोग करके एक विशेष रासायनिक उपचार किया जाता है। So now the virus cannot. इससे वायरस मानव प्रणाली में गुणात्मक विकास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक बार आरएनए को निकाल दिया जाए तो ये निष्क्रिय वैक्सीन के तौर पर काम करती है। जब हम वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसे वायरस समझकर उसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है। इसका लाभ ये होता है कि इससे आरएनए न होने के कारण वायरस गुणात्मक विकास नहीं कर सकता। फिर जब कभी शरीर वायरस से संक्रमित होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचान कर वायरस को खत्म कर देगा। इस तरह से ये प्रणाली काम करती है। When you have a live infection comes to the human body and immediately it recognizes that and knock off that viruses in the body. That's how the system works. फिर जीवाणु शोधन और शुद्धिकरण होता है, जहां अवांछित घटकों को फिल्टर किया जाता है। फिर सामग्रियों का एक अंतिम सेट वैक्सीन में मिलाया जाता है। सहवर्धी कुछ वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला एक घटक है जो वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में सहवर्धी वैक्सीन को बेहतर काम करने में मदद करते हैं। तनुकारी केवल वैक्सीन को घुलने के लिए नहीं डाले जाते हैं, बल्कि मात्रा को बनाए रखने, अनुवर्तता, पीएच और रासायनिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। भंडारण के दौरान वैक्सीन की प्रभावशीलता को बनाए रखने में मदद करने के लिए स्थायी कारकों को शामिल किया जाता है। वैक्सीन के लिए स्थिरता बहुत आवश्यक है, खासकर जहां कोल्ड चेन अविश्वसनीय हो। एक बार जब वैक्सीन प्रभावी दिखना शुरू हो जाती है तो उसके परीक्षण के फेज शुरू किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पहला कदम किसी भी मानव कोशिका या किसी जानवर पर एक प्रयोगशाला में वैक्सीन का परीक्षण करना है, ताकि इससे होने वाले नुकसान की जांच की जा सके। इसे प्री क्लिनिकल फेज कहा जाता है। यदि इस परीक्षण में ये कामयाब रहता है तो अगला चरण मानवीय परीक्षण का होता है। ये सबसे लंबा और महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि मानव परीक्षण में भी कामयाब रहता है तो वैक्सीन को नियामकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है और इसका निर्माण और वितरण जनता के लिए किया जा सकता है। मानव परीक्षण में आमतौर पर 3 चरण होते हैं, जिनमें हर चरण में बड़े से बड़ा लोगों का समूह होता है। भारत बायोटेक में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन को जुलाई 2020 में फेज 1 और फेज 2 में मानवीय क्लिनिकल ट्रायल के लिए DCGI की मंजूरी मिली। फेज 1 के परीक्षणों में आमतौर पर लोगों का एक बहुत छोटा समूह शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से वैक्सीन के सुरक्षित होने को जांचा जाता है। इस मामले में वैक्सीन का परीक्षण 375 लोगों पर किया गया था। इस फेज का परीक्षण डेटा 2021 में प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित किया गया। उसमें कहा गया कि इसके सराहनीय सुरक्षा परिणाम हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं बढ़ी हुई हैं और इसमें आगे की प्रभावकारिता के परीक्षणों की सिफारिश की गई थी। फेज 2 में आमतौर पर सैकड़ों प्रतिभागी शामिल होते हैं। ये वो पड़ाव है जहां वैक्सीन के वास्तव में कारगर होने का पता चलता है। कोवैक्सीन के लिए फेज 2 के अध्ययन में 12 से 65 वर्ष की आयु समूह के 380 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया था। फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से सुरक्षा और एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रक्रिया का पता चला और इसके बाद था फेज 3 का अंतिम परीक्षण। ये काफी महंगा है, इसमें काफी समय लगता है और इसके लिए हजारों स्वयंसेवकों की जरूरत होती है। नवंबर 2020 में भारत बायोटेक ने भारत में कोवैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की। इसमें देश के 22 हिस्सों से लगभग 26,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये काम ICMR की साझेदारी में किया गया था। फेज 3 ट्रायल इज समथिंग कॉल्ड फेज 3 के परीक्षण को कम्युनिटी बेस्ड ट्रायल कहा जाता है। इसमें समुदाय में यदि कोई तैयार है तो वो इसमें भाग ले सकता है। ये विशुद्ध रूप से खुद की इच्छा पर आधारित परीक्षण है। इस तरह फेज 3 के परीक्षण किए जा रहे हैं। फेज 3 ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड। इस समय के आसपास की वैक्सीन के डिस्पैच की तैयारी शुरू हुई। पैकेजिंग बायोसेफ्टी लेवल 3 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुई।
जहां कांच की शीशियां वैक्सीन से भरी हुई थी, ये सब संरक्षित बंद वातावरण में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की निगरानी में हुआ। वैक्सीन को बाहर के वातावरण से बचाने के लिए इसी सुविधा में भरा और पैक किया जाता है, जिसके बाद इसे डिस्पैच के लिए भेजा जाता है। We have started manufacturing. हमने नवंबर में उत्पाद का निर्माण शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी ट्रायल में बहुत सारे नमूने के परीक्षण उप केंद्रों में भेजने की जरूरत होती है। उन्हें प्रयोगशाला के बजाय जीएमपी सुविधाओं में निर्मित किया जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि लगभग नवंबर से हम तैयार किए गए बड़े संस्करणों के लिए तैयार थे, ताकि किसी निश्चित समय पर जब वितरण शुरू करना हो तो हमारे पास वितरित होने के लिए कम से कम लाखों खुराक उपलब्ध होनी चाहिए, विशेषकर तब जब टीकाकरण शुरू हो चुका है। For the distribution. दुनिया भर में विभिन्न वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा रही थी। दिसंबर 2020 में FDA द्वारा 95% प्रभाविता के साथ आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इसके तुरंत बाद मॉडर्ना वैक्सीन को भी मंजूरी मिली। रूस में स्पुतनिक वी को मंजूरी मिली। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का यूके और अर्जेंटीना में दिसंबर 2020 से उपयोग होना शुरू हो गया था। जनवरी 2021 तक भारत ने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। इस दौरान फेज 3 के परीक्षण अभी भी चल रहे थे। जनवरी 2021 में भारत बायोटेक वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई। इसके तुरंत बाद सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भारत बायोटेक को आपातकालीन उपयोग के लिए वैक्सीन के निर्माण और वितरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी। इस हरी झंडी ने कई आलोचकों की चिंता बढ़ा दी। उनका मानना था कि प्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देना जल्दबाजी है और यह खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कंपनी वैक्सीन की तैयारी को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने ये भी वादा किया कि फेज 3 के सारे डेटा फरवरी या मार्च 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। No, it won't affect. नहीं, ये वैक्सीन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि महामारी के टीके 12 महीने से कम समय में तैयार होने चाहिए। हमने ऐसा H1N1 के लिए 2009 से पहले किया है, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता था। इसलिए हमारे पास 12 महीने या 18 महीने की समय सीमा के भीतर देश के लिए एक वैक्सीन है और इसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि हमने कोवैक्सीन में सबसे सुरक्षित वीरोसेल प्लेटफॉर्म को चुना है। कोवैक्सीन की 2 खुराक 4 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है, जैसे कि ज्यादातर वैक्सीन के मामलों में होता है। पहला शॉट आपके शरीर को वायरस पहचानने में मदद करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करता है, जबकि दूसरा शॉट इस प्रतिरक्षा प्रक्रिया को मजबूत करता है। यह आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए ज्यादा अनुकूल बनाता है। पहला शॉट मिलने के बाद आमतौर पर एक अंतराल होता है, क्योंकि इससे शरीर को प्रतिरक्षी बनाने वाली कोशिकाओं को विकसित करने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। भारत अपने महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान को शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य 30 करोड़ नागरिकों का टीकाकरण करना था। इसमें 2 टीकों का उपयोग किया जाएगा, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन का भारतीय संस्करण कोविशील्ड। इसकी तैयारी के लिए भारत बायोटेक के पास कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक का भंडार था और वर्ष के अंत तक 2 शहरों में इसकी 4 सुविधाओं में 70 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य निर्धारित था। किसी भी टीकाकरण अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग वैक्सीन का वास्तविक परिवहन है। इसे कोल्ड चेन के रूप में जाना जाता है। कोल्ड चेन में एक श्रृंखला शामिल होती है जिसे वैक्सीन रखने के लिए डिजाइन किया गया है। WHO ने इसके निर्माण से लेकर उपयोग तक तापमान के रेंज की सिफारिश की है। निर्माता से स्वास्थ्य केंद्र तक वैक्सीन को अपनी प्रभाविता बनाए रखने के लिए विशिष्ट तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रकाश, गर्मी या ठंड में वैक्सीन को नुकसान पहुंच सकता है। कोवैक्सीन 2 से 8 डिग्री के तापमान पर रखा जा सकता है और इसे इस तापमान में बनाए रखना आसान है।
2 से 8 डिग्री का मतलब है कि इसे फ्रिज में रखा जा सकता है। इस तापमान पर कोवैक्सीन को पूरे भारत में और दुनिया के अन्य हिस्सों में आसानी से भेजा जा सकता है। So that's how it will be done. 130 करोड़ की आबादी के लिए भारत इस टीकाकरण अभियान का प्रबंधन कैसे करेगा? भारत वैक्सीन ड्राइव का संचालन करने के लिए अपने चुनाव कराने के अनुभवों का उपयोग करेगा। गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो प्राथमिकता वाले समूहों से संबंधित लोगों की पहचान करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची के आंकड़ों को साझा करें। हम तय समय पर वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत और ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा। यह जानने के बाद कि मैं ठीक हूं, मुझे वैक्सीन लगाई गई। आज मुझे वैक्सीन लगे 2 दिन हो गए हैं। मैं एकदम ठीक हूं। रोज की तरह मैं अपनी सुबह की सैर पर भी गई और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। करनाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में निर्माताओं से हवाई अड्डों और फिर 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर तक सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन के परिवहन के लिए एक विस्तृत योजना पर काम किया गया है। इन प्राथमिक वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड वैन्स में 37 राज्यों के केंद्रों में ले जाया जाएगा, जहां प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 केंद्र होगा। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज करने के बारे में चिंताएं चाहे जो भी हो, तथ्य यही है कि भारत ने इस समय सीमा में स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। इन 2 उत्कृष्ट संस्थानों ICMR, NIV और भारत बायोटेक के बीच साझेदारी ने इस कामयाबी में बड़ी भूमिका निभाई है। इसने ये भी दिखा दिया है कि हमारी वैज्ञानिकता बाकी दुनिया से कम नहीं है और हम वास्तव में आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखते हैं। Prime Minister has got out. भारत के प्रधानमंत्री का एक विजन है। हम उसी विजन की प्रक्रिया में समुद्र में एक छोटी सी बूंद की तरह हैं। मुझे लगता है कि इस देश में हर स्टार्टअप का सपना है कि वह इसे पूरा करे और उसका हिस्सा होने के नाते हमें उस पर गर्व है। और वास्तव में हमने शुरुआत से ही भारत में इस पर काम किया है। दवा का निर्माण भी भारत में ही किया जा रहा है। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। इससे वास्तव में दुनिया को मदद मिल रही है। भारत ने अन्य देशों के साथ टीके साझा करने के तरीके में भी बहुत उदारता दिखाई है। म्यांमार और बांग्लादेश से मॉरिशस और सेशेल्स तक फैले देशों में लाखों वैक्सीन भेजी गई हैं। इससे भारत के विशाल वैक्सीन निर्माण क्षमता का पता चलता है। कई बीमारियों के खिलाफ दुनिया के 60% से अधिक टीकों की आपूर्ति भारत करता है। इस यात्रा ने भारतीय विज्ञान की शक्ति को उजागर किया है। कम समय में वैक्सीन बनाना और बड़े स्तर पर इसके निर्माण की क्षमता ने दुनिया को यह बता दिया है कि मेड इन इंडिया किस चीज का नाम है। वैक्सीन तैयार करने की हमारी यात्रा ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं।